स्टार्टिंग के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होती है सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, तो उसकी स्टार्टिंग जो होती है वो फेज स्प्लिटिंग के बेस पे होती है। और फेज स्प्लिटिंग के बेस पे 5 टाइप से इसके वो हैं। फर्स्ट रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर, जिसको हम फेज स्प्लिटिंग इंडक्शन मोटर भी बोल सकते हैं। और सेकंड जो है हमारा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, थर्ड जो है हमारा परमानेंट कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, और चौथा जो है हमारा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, और पांचवा है शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। ये 5 टाइप से अब आज हम पांचों की बात करेंगे। तो जैसा कि हम बात करते हैं फेज स्प्लिटिंग के बारे में, तो देखिए क्या होता है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जैसा कि हम जानते हैं सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। तो इसमें क्या होता है कि स्टार्टर में 2 वाइंडिंग होती है हमारी, उसको 90 डिग्री पर हम रखते हैं। एक होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग, जिसको हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी बोल सकते हैं, और स्टार्टिंग वाइंडिंग, और एक होती है मेन वाइंडिंग। इन दोनों को 90 डिग्री पर रखते हैं ताकि हमको दोनों करंट के बीच में जो ना फेज डिफरेंस 90 डिग्री मिलेगा। और इन दोनों में क्या होता है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होती है पतले तार की होती है कंपेयर टू मेन वाइंडिंग के। मेन वाइंडिंग के तार स्टार्टिंग वाइंडिंग की तुलना में मोटे रहते हैं। और इनका हम इम्पीडेंस यानी हिंदी में हम उसको बोल सकते हैं कि प्रतिबाधा, तो उसको इस तरीके से एडजस्टमेंट करते हैं ताकि हमको फेज डिफरेंस जो है 90 डिग्री मिले। फेज डिफरेंस क्या होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग के बीच में जो ये एंगल है ना, इसको हम कहते हैं फेज डिफरेंस अल्फा। ठीक है, क्योंकि इसके बेस पे हमारा टॉर्क डिपेंड करेगा। अब मैं उसको बात समझाऊंगा पूरा आपको। तो आइए हम बात करते हैं फर्स्ट रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर यानी कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर। ठीक है, जिसको हम फेज स्प्लिटिंग इंडक्शन मोटर भी कह सकते हैं। तो रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर में क्या होता है, फर्स्ट जैसे हमने सप्लाई दी तो ये करंट जो होगी हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी यहाँ पे, स्टार्टिंग वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग में, मतलब स्टार्टिंग करंट और मेन वाइंडिंग करंट। और ये दोनों करंट क्या होगी कि अपना अपना फ्लक्स डेवलप करेगी। और हम जानते हैं जैसे ही हमको टॉर्क के लिए क्या चाहिए होता है कि 2 फ्लक्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा और टॉर्क डेवलप होगा। तो वही वो यहीं यहाँ पे भी वही होता है, दोनों फ्लक्स जो होते हैं आपस में एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे को काटते हैं, जिससे कि क्या होगा हमको एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर टॉर्क का काम करेगा और वो टॉर्क जो होगा इस रोटर को रन कराएगा। जैसे ये रोटर जो होगा अपनी सिंक्रोनस स्पीड का 75 to 80% पहुँचेगा स्पीड, तो क्या होगा सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है मैकेनिकली अपने आप को ओपन कर देगा और स्टार्टिंग वाइंडिंग इस तरीके से सर्किट से अब कट जाएगी और अब ये मेन वाइंडिंग के थ्रू ही ये रोटर रन करेगा। और जैसे कि हम ये समझते हैं फेजर डायग्राम के थ्रू कि जैसे देखिए ये तो वोल्टेज का हो गया फेज, ये करंट है, ये स्टार्टिंग करंट और ये मेन वाइंडिंग करंट। अब ये अल्फा जो है ना यहाँ पे 90 डिग्री नहीं है एक्यूरेट, 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, और फेज डिफरेंस मतलब जो हुआ 90 डिग्री से कम होता है यहाँ पे। और बाकी आप जो करेक्टरिस्टिक है ना वो आप थोड़ा सा अपनी बुकलेट में देखिएगा, बुक के अंदर थोड़ा सा मेरे पास यहाँ जगह नहीं थी तो मैंने उसको बता नहीं पाया हूँ, बाकी फेजर डायग्राम में आपको बताऊँगा। अब हम बात करते हैं कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में क्या होता है कि यहाँ एक कैपेसिटर और जुड़ जाता है। ये कैपेसिटर क्या रहता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मल कैपेसिटर और इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में क्या फ़र्क होगा। नॉर्मल कैपेसिटर में क्या होता है कि आप उसको किसी भी तरीके से कनेक्ट कर दो, टर्मिनल में फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के अंदर टर्मिनल हमारे फिक्स होते हैं, प्लस और माइनस जो है ना हमारा कनेक्शन, तो हमको वैसे ही कनेक्ट करना पड़ेगा। प्लस जिधर दे रखा है उधर और माइनस जिधर दे रखा है उधर कनेक्ट करना पड़ेगा। आप उसको ऐसा कुछ भी कनेक्ट नहीं कर सकते हो। और यहाँ इलेक्ट्रोलाइट ये क्या होती है, एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोड होती है और इनके बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट हो ना वो आपका कार्बोनेट हो सकता है, बोरेक्स हो सकता है, फास्फेट हो सकता है, वो इलेक्ट्रोलाइट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी कैपेसिटर के अंदर ना, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो लगाया हमने कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के अंदर। तो अब क्या होगा कि हमारा जो फेज डिफरेंस है ना इसकी वजह से वही प्रोसेस होगा, पूरा सप्लाई देंगे, करंट 2 पार्ट में डिवाइड होगी, स्टार्टिंग करंट मेन वाइंडिंग करंट, दोनों का फ्लक्स दोनों के थ्रू अपना अपना फ्लक्स, दोनों करंट के थ्रू अपना अपना फ्लक्स डेवलप होगा। ये फ्लक्स एक दूसरे को इंटरेक्ट करेगा यानी काटेगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा जिससे, और ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू टॉर्क डेवलप होगा, ये टॉर्क इस रोटर को रन कराएगा। और ये रोटर जो होगा 75 to 80% सिंक्रोनस स्पीड का पहुंचने के बाद सेंट्रीफ्यूगल स्विच के थ्रू ये अब ओपन हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल स्विच, और ये पोर्शन जो पूरा है हमारा जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरा मेन सर्किट से कट जाएगा। ठीक है, और अब जो होगा ना कैपेसिटर के बाद क्या होगा कि हमारा ये जो है ना स्टार्टिंग करंट हमारी अब चली जाएगी, अप हो जाएगी कैपेसिटर लगाने के कारण। तो ये जो होगा अभी हमारी मेन वाइंडिंग करंट और इंडक्शन ये और टोटल करंट ये हमारी इम्प्रूव हो जाती है, जिससे हमारा क्या होगा फेज डिफरेंस जो होगा ना ये थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाता है और ये क्या हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, फेज डिफरेंस जो होगा ना ये हमारा 90 डिग्री हो जाता है यहाँ पे कैपेसिटर लगाने के बाद। पहले देखा होगा आपने, क्योंकि क्या होता है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग में
जो करंट होती है ना वो कम लेगिंग होती है, क्योंकि उसका नेचर जो होता है रजिस्टिव होता है, और मेन वाइंडिंग का नेचर क्या होता है, इंडक्टिव होता है। इस कारण से इसकी लेगिंग ज़्यादा होती है करंट। ठीक है, तो ये हमारा हुआ कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का। अब मैं आपको बताता हूँ परमानेंट कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। परमानेंट कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में क्या होगा, ये कैपेसिटर जो है ये होगा परमानेंट टाइप का। इसके अंदर ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होगा। ये अब थर्ड टाइप आप देखिएगा, वो है कैपेसिटर परमानेंट कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। अब परमानेंट कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में वही चीज़, सेम प्रोसेस, सप्लाई दी, दो करंट दो पोर्शन में डिवाइड हुई, दोनों करंट के थ्रू अपना अपना फ्लक्स डेवलप हुआ। ये दोनों फ्लक्स एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे। इसके थ्रू क्या होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। उसके थ्रू क्या होगा, वो टॉर्क डेवलप होगा, वो टॉर्क रोटर को रन कराएगा। रोटर 75 to 80% का पहुँचने के बाद, स्पीड के बाद यहाँ पे वो नहीं होगा, वो जो मैं बोल रहा हूँ 75% 80% पहुँचने के बाद वो कट जाएगा, वो सीन नहीं आनी होगा। तो यहाँ क्या है, परमानेंट कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है, तो ये हमेशा रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर। उसके अंदर क्या होगा कि कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर में एक परमानेंट कैपेसिटर मोटर है, और यहाँ है हमारा कैपेसिटर, और ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच है। अब ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच, और ये कैपेसिटर स्टार्ट मोड, कैपेसिटर स्टार्टिंग के लिए, और ये कैपेसिटर रनिंग के लिए। ठीक है, समझिएगा आप। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, ये हमारा पेपर कैपेसिटर। ठीक है, अब कैपेसिटर दो हो गए, ये इलेक्ट्रोलाइट और ये पेपर कैपेसिटर। और अब वही प्रोसेस सेम होगा कि जैसे ही हमने तो करंट सप्लाई दी, करंट दो पोर्शन में डिवाइड हुई, इन दोनों करंट के थ्रू अपना अपना फ्लक्स डेवलप हुआ। इन दोनों फ्लक्स एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे या काटेंगे, हम कुछ भी कह सकते हैं। जिससे क्या होगा कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू टॉर्क डेवलप होगा, और जैसे ही रोटर हमारा इस टॉर्क के थ्रू रोटेट करेगा, जैसे ही रोटर 75 to 80% पहुँचेगा इस सेंट्रीफ्यूगल के स्विच के थ्रू, ये कैपेसिटर स्टार्ट जो है ना हमारा, ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर इस सर्किट से कट जाएगा, और फिर ओनली रनिंग कैपेसिटर के थ्रू रहेगा सर्किट। और ये कैपेसिटर जो होते हैं दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, जैसा कि हम देख रहे हैं। और ये जो कैपेसिटर का जो अरेंजमेंट है वो है स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में है, और कैपेसिटर आपस में पैरेलल में कनेक्ट है। ठीक है, और इसका यूज़ हम बात करते हैं, जैसे कोई रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर है उसका, तो जैसे वॉशिंग मशीन इनके अंदर, फिर कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का रेफ्रिजरेटर इनके अंदर, उसका वॉशिंग मशीन में। मैं आपको वापस क्लियर करता हूँ कि जैसे हमारा रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर जो हमने फर्स्ट बात करी थी, उसका यूज़ हम वॉशिंग मशीन और ड्रिल मशीन इनके अंदर करते हैं। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर जो है हमारी, उसका करते हैं रेफ्रिजरेटर वगैरह इनके अंदर। और फिर हमारी बात हुई थी कि परमानेंट कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, इनका पंखे वगैरह इनके अंदर हम कर सकते हैं। और चौथा हम जो बात कर रहे हैं कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, इसकी ये हमारा कंप्रेशर वगैरह यहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। और अब बात करते हैं हम शेडेड पोल इंडक्शन मोटर की। तो आइए समझते हैं। अब शेडेड पोल इंडक्शन मोटर क्या है कि इसमें जो होता है ना, स्टेटर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, जैसा कि हमने डायग्राम में बता रखा है। करंट जो होती है दो होती है, टोटल करंट थ्रू स्टार्टिंग वाइंडिंग, करंट थ्रू मेन वाइंडिंग, जैसा मैंने बताया IS और IM। यहाँ पे जो होती है एक होता है कॉपर रिंग, दोनों कॉर्नर पे हम देख रहे हैं कॉपर रिंग है। तो इस कॉपर रिंग के थ्रू क्या कहते हैं कि यहाँ जो पोल बनेगा ना, उसको कहते हैं शेडेड पोल, जो कॉपर रिंग है यहाँ पे। जैसे हमने सिंगल फेज से सप्लाई दी, सिंगल सप्लाई देने के बाद क्या होगा, यहाँ पर जैसे हमने सप्लाई दी तो एक हम जैसे देखेंगे कि एक फ्लक्स डेवलप होता है। तो ये कॉपर रिंग जो है ना, जैसे ही इस अल्टरनेटिव करंट है उसका नेचर क्या होगा, अल्टरनेटिव फ्लक्स डेवलप करेगी, और उसके थ्रू क्या होगा, जैसे कि कॉपर रिंग जो है इसमें EMF प्रोड्यूस होगा। और ये EMF क्या करेगा कि ये शॉर्ट है कॉपर रिंग, शॉर्ट होने के कारण क्या होगा, करंट इसमें रोटेट करेगी। ऐसे इसमें करंट प्रोड्यूस जो होगी वो करंट अपना फ्लक्स डेवलप करेगी। और करंट का नेचर क्या होता है लेंज के थ्रू, कि वो उस करंट का अपोज करती है जिसके कारण वो उत्पन्न हुई, मतलब जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुई। ठीक है, तो वो जैसे इसका अपोज करेगी, मतलब कि रोटर ये जो करंट है इसके थ्रू जो फ्लक्स डेवलप होगा, तो वो मेन फ्लक्स का अपोज करेगा। तो उसके थ्रू ये दोनों फ्लक्स का एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं, मतलब अब इंटरेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि टॉर्क डेवलप होगा, जो इसको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, और ये यहाँ टॉर्क डेवलप हुआ और ये रोटर रोटेट करेगा। ठीक है, जैसे कि मैं वापस बताता हूँ आपको, जैसे कि हमने इसको सप्लाई दी, अल्टरनेटिंग फ्लक्स डेवलप हुआ, उसके थ्रू इसमें EMF डेवलप हुआ। इस EMF के थ्रू ये शॉर्ट है तो इसमें करंट फ्लो हुई, करंट डेवलप हुई, करंट के कारण इस करंट का अपना फ्लक्स डेवलप हुआ, और ये करंट इस मेन फ्लक्स का अपोज करेगा। तो क्या होगा, दो फ्लक्स जैसे इंटरेक्ट करते हैं या एक दूसरे को काटते हैं, तो मैंने क्या कहा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क डेवलप करता है, और ये टॉर्क रोटर को रोटेट करता है। लेकिन अब यहाँ पे हम तीन कंडीशन के थ्रू हम समझेंगे इसको,
फ्लक्स और टाइम के बीच में, ठीक है। ये वेव जैसे साइन वेव मैंने समझा, ये T1 T2 और T3 तीन टाइम है, हम तीन टाइम डिस्टेंस के बीच में समझते हैं। आइए फर्स्ट है हमारा T और T1। तो अब क्या होगा कि हमारा ये जो है ना, ये मैग्नेटिक एक्सिस है, जो ये लंबी लाइन दिख रही है ना आपको, ये मैग्नेटिक एक्सिस है, ये मैग्नेटिक एक्सिस है, ये मैग्नेटिक एक्सिस है। और ये वाला जो पोल है ना, ये शेडेड पोल है, ये जो इधर वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको कॉर्नर वाला, और ये अनशेडेड पोल है, ठीक है। इधर वाला अनशेडेड है, ये अनशेडेड है। अब ये समझते हैं हम फर्स्ट, जैसे T से T1 के बीच में, इसके बीच में क्या होगा, करंट जो होगी वो राइज होगी, करंट राइज होगी, और फ्लक्स जो होगा ना, चेंज इन फ्लक्स dφ/dt वो अधिक होगा। दोनों अधिक होने के कारण क्या होगा कि जो फ्लक्स का मेन पोर्शन है वो अनशेडेड पोल की तरफ ज़्यादा रहेगा, और ये शेडेड पोल की तरफ मतलब क्राउडिंग ऑफ फ्लक्स, मतलब कि अधिकतर फ्लक्स कम होगी, इधर कम होगा। इस कारण क्या होगा, मैग्नेटिक एक्सिस शिफ्ट हो जाएगा अनशेडेड पोल की तरफ, जैसे कि हम देख रहे हैं। और T से T2 जैसे मैंने बताया, इस टाइम के बीच में क्या होगा कि राइज ऑफ करंट और चेंज ऑफ फ्लक्स दोनों dφ/dt ये क्या होगा कि नेग्लिजिबल होंगे, मतलब कि अप्रोक्स जीरो। तो इस अप्रोक्स जीरो होने के कारण क्या होगा कि शेडेड पोल में जो कॉपर रहेंगे, इसमें EMF भी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, मतलब नेग्लिजिबल होगा। करंट नेग्लिजिबल होगी तो उस करंट के थ्रू प्रोड्यूस फ्लक्स भी नेग्लिजिबल होगा। तो उससे क्या होगा कि मतलब मेन फ्लक्स डिस्टर्बेंस नहीं होगा, यहाँ डिस्टर्ब नहीं होगा मेन फ्लक्स, क्योंकि जब रोटर की करंट के कारण ये जो है ना शेडेड रिंग, इसका फ्लक्स ही प्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो वो डिस्टर्ब कैसे करेगा। तो ये मेन फ्लक्स डिस्टर्ब नहीं हुआ तो क्या होगा कि मैग्नेटिक एक्सिस जो है ये बिल्कुल मिडल में रहेगी इस पोल के, ठीक है। अब हम बात करते हैं T से T3 टाइम के बीच में, ये इसमें क्या होगा कि ये वाला पोर्शन अब देखिए, इसमें क्या होगा कि करंट जो है डिक्रीज़ हो रही है, और फ्लक्स में चेंज भी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो इसमें क्या होगा कि EMF ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और इस कॉपर रिंग में जो अब करंट प्रोड्यूस है उसका जो रोटर फ्लक्स पैदा होगा, तो मतलब उसका जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, तो वो फ्लक्स क्या होगा, इस चीज़ का अपोज करेगा, इस डिक्रीमेंट का। तो क्या होगा कि मेन फ्लक्स जो अधिकतर फ्लक्स होगा, जो क्राउडिंग ऑफ फ्लक्स, आप देखोगे शेडेड पोल की तरफ आ जाएगा, और अनशेडेड पोल की तरफ वीकनिंग ऑफ फ्लक्स आ जाएगा, मतलब कम फ्लक्स आ जाएगा। तो इसके कारण क्या मैग्नेटिक एक्सिस शिफ्ट हो जाएगी अब शेडेड पोल की तरफ। और इस तरीके से अब नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी सेम वाइस वर्सा ऑपरेशन होगा। अब हम बात करते हैं, जैसे कि हमको अब इसकी जो रोटेशन है, इसका रोटेशन हमको चेंज करना है। जैसे मान लो क्लॉकवाइज हो रहा था तो एंटी क्लॉकवाइज करना है, तो फिर हमको 2 रिंग और एडेड करनी पड़ेगी, शेडेड रिंग 2 और एडिशनल ऐड करनी पड़ेगी। और उनका एक को हमको जैसे हाफ साइकिल के लिए, जैसे एक को हमने यूज़ किया, एक को बंद किया, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाएगा खर्चा। बाकी इसका हम यूज़ जो है, जैसे कोई प्रोजेक्टर हो गया, बॉयलर हो गया, हेयर ड्रायर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, इनके अंदर हम इसका यूज़ करते हैं। और आप देखिएगा बुक में एप्लीकेशंस और बता रखे हैं अच्छे से। इसका क्या होगा कि इसमें लॉसेस ज़्यादा होते हैं, तो एफिशिएंसी कम, पावर फैक्टर लो, टॉर्क कम, टॉर्क भी कम हुआ, लॉसेस ज़्यादा होंगे, कॉपर लॉसेस ज़्यादा होंगे, तो क्या होगा कि एफिशिएंसी कम हो जाएगी, पावर फैक्टर लो होता है इसका। तो इसका यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ हमको इसका पर्पज़ हमारा होता है कि इस तरह की मोटर का हमें यूज़ करना है। और यहाँ जो है ना, यहाँ जैसे जो इसमें रोटेशन हमको अगर चेंज करना है, तो हमको क्या मेन वाइंडिंग को स्टार्टिंग वाइंडिंग के कनेक्शन हमको चेंज करने पड़ेंगे। इनके टर्मिनल हमने चेंज किए कनेक्शन के, तो इसका रोटेशन भी उल्टा हो जाएगा। इस तरीके से आज हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग के टाइप्स और इसका जो पर्पज़ है, इसकी फेजर डायग्राम ये हमारा क्लियर हो गया। फेज डिफरेंस जो हम जिसको कहते हैं अल्फ़ा, उसके थ्रू टॉर्क डिपेंड करता है, तो वो हमने समझ लिया। और बाकी कंप्लीट है हमारा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।